नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। जैसा कि आपको पता है, हमने शुरुआत किया हुआ है डेली यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज़ की। तो चलिए उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन नेविगेशन सिस्टम। यहाँ पे दिए हुए 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी कंट्री है जिनका खुद का नेविगेशन सिस्टम है। आपके सामने ऑप्शंस है यूएई, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और जापान। चलिए आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से देश के पास, कौन सी कंट्री के पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है। यहाँ पे ऑप्शंस में आपको लग रहा होगा कि यूएई के पास इतनी इंडिपेंडेंस नहीं हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी अभी नहीं हो सकती है। या तो आंसर सी आएगा या तो आंसर डी आएगा। ठीक है, ऐसी 50-50 वाली कंडीशन में आपको हमेशा एक ना एक आंसर टिक मार्क करके आना है, क्योंकि यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आपको जो भी कट ऑफ है उसमें से 50% प्रोबेबिलिटी वाले चांसेस लेने कंपलसरी बन जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने है जापान। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कि यह ऑप्शन, यह क्वेश्चन, यह टॉपिक क्यों करंट में था। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाउडेड एशियाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर फॉर अ फ्लाइट फ्रॉम जुहू टू पुणे यूजिंग गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि जुहू से लेके पुणे के बीच में इंडिया का खुद का गगन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस बताया हुआ है। ठीक है, अब गगन टेक्नोलॉजी, गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। उसका पूरा नाम अगर देखने जाए तो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जिसका निर्माण किया हुआ है, उसको बनाया हुआ है इसरो ने। इसरो यानी फ्रेंड्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई ने। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि गगन सैटेलाइट किनके द्वारा डेवलप किया गया हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही देश ऐसे हैं जिनका खुद का नेविगेशन सिस्टम है। जैसा कि इंडिया के पास गगन है, यूएस के पास WAAS है, यूरोप के पास EGNOS है और जापान के पास MSAS है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना है, आपको देखना है कि यूएसए का जो नेविगेशन सिस्टम है, यूरोप का जो नेविगेशन सिस्टम है और जापान का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इन तीनों कंट्री के नेविगेशन सिस्टम के बारे में। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द साल ट्रीज कॉन्सनट्रेटेड। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ट्रैप वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि निम्न में से साल ट्री कॉन्सनट्रेट कहाँ पे है, तमिलनाडु में, आसाम में, बिहार में या मध्य प्रदेश में। देखिए फ्रेंड्स, साल ट्री पूरे इंडिया में ज़्यादातर एरिया में पाया जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे बताना है कॉन्सनट्रेटेड। ठीक है, तो कॉन्सनट्रेटेड कहाँ पे आएगा, इसके जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि साल ट्रीज कहाँ पे उसका पैदावार होता है। ठीक है, तो यह ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडिया में और हिमालय के फुटहिल्स में आपको पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, हिमालयाज के फुटहिल्स में और नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए चलते हैं उसके डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन पोर्शन की ओर। तो हमें पता चलेगा कि रिसेंटली ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड, कौन सी संगठन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ओडिशा के ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव की संस्था है। उन्होंने क्या किया है, प्रोक्योर करेंगे साल सीड, ये जो साल का ट्री है उसके सीड्स प्रोक्योर करेंगे ओडिशा के 9 डिस्ट्रिक्ट में से। ठीक है, अब साल ट्री क्या है कि साल ट्री हमारे भारत का खुद का इंडिजिनस एक ट्री है जो
2 राज्यों का स्टेट ट्री दर्जा प्राप्त है। कौन से 2 राज्य? छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। ठीक है, जिसको सखुआ कह के भी पुकारा जाता है, उसका दूसरा नाम सखुआ भी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो साल है वो ही सखुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इनकरेक्ट अबाउट गिफ्ट टैक्स। आपको बताना है कि इनमें से गिफ्ट टैक्स के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। देखिए, कई बार हमें टॉपिक आता है लेकिन आंसर हम गलत टिक मार्क करके आते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल नहीं करते। हमें पता ही नहीं होता है कि क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो जब भी आप MCQ सॉल्व करोगे या फिर जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, उस टाइम पे आपको सबसे पहले यह करना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके ऊपर ऐसे राउंड मार देना है। ठीक है, चलिए चलते हैं गिफ्ट टैक्स के बारे में। ऑप्शन ए दिया हुआ है, द गिफ्ट इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इफ इट वॉज गिवन बाय रिलेटिव्स। ठीक है, अगर रिलेटिव के द्वारा कोई गिफ्ट दिया हुआ है तो उसको हम एग्जेम्प्ट करते हैं हमारे टैक्स में से, यानी कि उसको टैक्स में काउंट नहीं करते हैं। क्या ये इनकरेक्ट है? दूसरा, गिफ्ट वुज वैल्यू एक्सीडेड ₹40,000 आर सब्जेक्ट टू गिफ्ट टैक्स। क्या 40,000 रुपये की गिफ्ट को हम गिफ्ट टैक्स के तौर पे गिनते हैं? तीसरा ऑप्शन है, गिफ्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग वेडिंग्स आर यूजुअली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है, क्या शादी वगैरह माहौल में, शादी वगैरह फंक्शंस में हमें जो गिफ्ट मिलती है, क्या उसको एग्जेम्प्टेड मिला हुआ है? ठीक है, और ऑप्शन डी है हमारे सामने कि गिफ्ट रिसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है, फिलहाल इंडिया में आपको पता होगा कि एक पिता के पुत्र की पास जो भी संपत्ति आती है उस पे कोई भी वेल्थ टैक्स लगता नहीं है या फिर इनहेरिटेंस टैक्स लगता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको पता होना चाहिए कि इन चारों ऑप्शन में यह जो 40,000 है उसकी लिमिट बढ़ाई हुई है। उसकी लिमिट फिलहाल कितनी पहुंची है? 50,000 रुपीज़ किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अ गिफ्ट वॉज वैल्यू एक्सीडेड 40,000 आर सब्जेक्ट टू गिफ्ट टैक्स। ठीक है, चलते हैं उसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो क्या बता हुआ है कि रिसेंटली CBDT हैज़ एग्जेम्प्टेड बायर फ्रॉम गिफ्ट टैक्स व्हेन दे एक्वायर इक्विटी शेयर इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थ्रू स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिसेंटली CBDT ने क्या किया है कि जिन्होंने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के गिफ्ट शेयर्स परचेज किए हुए हैं उनको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पे एग्जेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, अब गिफ्ट टैक्स के बारे में हमारे इंडिया में एक्ट है गिफ्ट टैक्स एक्ट इन 1958। ठीक है, जो चार्ज करता है कितने रुपीज़ पे? 50,000 रुपीज़ पे। ठीक है, चलिए, और जो रिलेटिव्स के द्वारा गिवन है उसको हम गिफ्ट टैक्स के ऊपर एग्जेम्प्ट किए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अब्यूसिन। क्या लिखा है? व्हाट इज अब्यूसिन। आपके सामने ऑप्शन है डिसीज, फंगस, वायरस और एंटीबायोटिक। आपको बताना है कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है एब्यूसिन, वो क्या है? क्या कोई डिसीज है, क्या कोई फंगस है, क्या कोई वायरस है या फिर एंटीबायोटिक है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एंटीबायोटिक है। क्या है फ्रेंड्स? एंटीबायोटिक है। चलिए अब हम देख लेते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा, तो हमें पता होगा कि रिसेंटली रिसर्चर्स हैव यूज्ड मशीन लर्निंग। कौन सी सिस्टम यूज़ किया है उन्होंने? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग से माध्यम से आइडेंटिफाई किया हुआ है अ पोटेंशियल न्यू एंटीबायोटिक जिसका नाम है एब्यूसिन, विच इज टारगेट द हाईली रेजिस्टेंट एसिनोबैक्टर बाउमनी बैक्टीरिया। किसके ऊपर वो रेजिस्ट करता है? एसिनोबैक्टर बाउमनी बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एब्यूसिन के बारे में बात कर ले तो इट इज़ नाउन एज compromise the normal function of protein called CCR2। CCR2 नाम के प्रोटीन के ऊपर वो नॉर्मली फंक्शन करता है और
इट फंक्शंस टू वर्क बाय डिसरप्टिंग लिपोप्रोटीन ट्रैफिकिंग इन बहुमानी। कहाँ पे बात काम कर रहा है वो? लिपोप्रोटीन ट्रैफिकिंग एट इन अ बहुमानी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एसिनोबैक्टर बहुमान की ओर। तो वो क्या है? वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। आपको याद रखना है कि एसिनोबैक्टर बहुमान क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। उसका मतलब यह होता है कि वो आपके आउटर मेम्ब्रेन जो सेल होता है, वो सेल के जो मेम्ब्रेन होते हैं उसके आउटर पार्ट्स में यह एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, ही फाइंड द इनकरेक्ट अबाउट दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम। आपको बताना है कि ये दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम क्या है। ठीक है, उसके ऊपर दिए हुए सेंटेंस में से कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए अभी आपको क्वेश्चन में इतना तो नॉलेज मिल रहा है कि दा विंची एक रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम है। क्या है? रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, इट इज़ टूल दैट हेल्प्स सर्जन्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ सर्जरी, यानी कि बहुत वैरायटी की सर्जरीज वो परफॉर्म कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है, इट ओनली यूजेस लार्ज कट्स, इट्स लेस ट्रॉमेटिक ऑन योर बॉडी। देखिए यहाँ पे आपको चौक करना हो जाना है, यहाँ पे लिखा है ओनली यूजेस लार्ज कट। अब आप बताओ कि ये अगर सर्जिकल सिस्टम होगा तो सर्जिकल सिस्टम में लार्ज कट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आएगी या शॉर्ट कट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक प्रोबेबल हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हमें कभी भी पहले या दूसरा ऑप्शन देख के टिक मार्क नहीं करना है, हमें चारों ऑप्शन पहले पढ़ लेने हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है, इट कैन बी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कोलोरेक्टल सर्जरीज। बिल्कुल सभी प्रकार की सर्जरी में यह रोबोटिक सिस्टम काम करता है। और द लास्ट ऑप्शन, कैन बी यूज इन गाइनोएकोलॉजी टू, यानी कि जो वुमेन्स और गर्ल्स के अगर हम स्पेसिफाई हो तो रिप्रोडक्शन सिस्टम के द्वारा जो मेडिसिन की फील्ड जो डील करती है उसको हम गायनेकोलॉजी 2 कहते हैं। तो वहाँ पे भी यह सिस्टम काम करती है, यह सर्जिकल रोबोट काम करता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन यहाँ पे बी गलत है क्योंकि उसमें लिख दिया है ओनली। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इट ओनली यूजेस लार्जेस्ट कट, इट्स लेस ट्रॉमेटिक ऑन योर बॉडी। ठीक है, अगर उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं तो रिसेंटली अहमदाबाद की अपोलो हॉस्पिटल ने यह दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, यह क्या करता है कि यह ओनली यूजेस स्मॉल कट्स। देखिए क्या करता है, अगर सर्जिकल करना है तो वहाँ पे स्मॉल कट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए, तो यह रोबोट ओनली यूजेस स्मॉल कट्स के लिए प्रेफरेबल होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देख ले कि वो कौन सी फील्ड में काम कर सकता है, तो कोलोरेक्टल सर्जरीज, यूरोलॉजी, गाइनेकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पेडियाट्रिक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, किडनी ट्रांसप्लांट्स और लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह फील्ड में यह रोबोट काम कर सकता है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हमारे स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला स्टैटिक क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू द सीट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा सेंटेंस है, अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। आपको पता होना चाहिए कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वैसा ही हाई कोर्ट के पास अपने जो डिसीजन है उसको जुडिशियल रिव्यू करने का पावर है। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। पहले सेंटेंस में क्या कहा है कि रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक, यानी कि कोई भी जज जो रिटायर हो चुके हैं उनको अगर वापस से ज़रूरत पड़ने पे
उनको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है तो कौन बुलाते हैं, उनको बुलाते हैं CJI। लेकिन CJI उनको तभी बुलाते हैं जब आपके प्रेसिडेंट के पास प्रायर परमिशन ले चुके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन C, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जुडिशियल कस्टडी मीन्स an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in a police station, not in jail। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। देखिए, जो हमारी ट्रेडिशनल प्रिपरेशन रही है उसमें ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं पता चलेंगे। हमारी जो ट्रेडिशनल बुक्स है, जैसे कि पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत प्रेफर करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन हमारे से एग्जैक्ट राइट नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है करंट अफेयर्स। जब हम करंट अफेयर्स को थोड़ा डीप में पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस आ जाएगी। ठीक है, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज, यानी कि जिसके ऊपर आरोप है, इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मैजिस्ट्रेट। किसकी कस्टडी में होते हैं, मैजिस्ट्रेट की, और उनको लॉकअप किया जाता है पुलिस स्टेशन में, ना कि जेल में। बिल्कुल सही बात है, पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरे सेंटेंस क्या बता रहा है, दूसरा सेंटेंस बता रहा है कि ड्यूरिंग अ जुडिशियल कस्टडी अ पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड। बिल्कुल, पुलिस स्टेशन में है फिर भी पुलिस को इंटरोगेट करने का अधिकार नहीं है जब तक कि वह क्या ना ले ले, कोर्ट से अप्रूवल ना ले ले। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों सेंटेंस सही है, यानी कि हमारा आंसर होगा C। क्या होगा, 1 और 2 बोथ आर राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस। चलिए, सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, व्हेन अ प्रिजनर मेक आउट अ सफिशिएंट केस पेरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज हर राइट। क्या कहते हैं, पहला सेंटेंस यह कहना चाहता है कि जब भी कोई कैदी पेरोल के लिए डिनाई कर सकता है, अगर उसके पास सफिशिएंट प्रूफ है, तो जेल प्रशासन उसको डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके राइट के बाद उसका राइट है, यानी कि प्रिजनर का पेरोल एक राइट है, ऐसा सेंटेंस में कहना चाहते हैं। दूसरा सेंटेंस है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पेरोल रूल्स, यानी कि हर एक राज्य के खुद के पेरोल के रूल्स बनाए हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं तो एक आता है पेरोल और एक आता है फरलो। क्या आता है, फरलो आता है। ठीक है, अब यह दोनों प्रिजनर के राइट नहीं है। क्या नहीं है, प्रिजनर के राइट नहीं है। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा साबित होता है गलत। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज इन पेरोल रूल्स। अब आपको पता है कि जेल जो है वह जेल एक स्टेट सब्जेक्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 सूची दिया हुआ है, एक स्टेट लिस्ट, एक सेंट्रल लिस्ट और एक दोनों को मिला के कॉन्करेंट लिस्ट। तो यह तीनों सूची में जेल जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो जेल के रिगार्डिंग जो भी रूल्स बनाने हैं वो रूल्स कौन बनाएंगे, वो बनाएंगे स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो पहला सेंटेंस हमारा गलत है, दूसरा सेंटेंस सही है, यानी कि करेक्ट हमें पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन B, यानी कि सिर्फ 2 ही सही है। ठीक है, ओनली 2 इज करेक्ट। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, एट द नेशनल लेवल। कहाँ की बात करते हैं, नेशनल लेवल की बात करते हैं। विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी। हमें पूछा है नोडल एजेंसी कौन सी है टू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। यानी कि शेड्यूल ट्राइब और अदर्स के फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 लाया गया है,
उनकी नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंटिंग या फिर नोडल एजेंसी कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। देखिए चारों ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा है। आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे जंगलों की बात की है, फॉरेस्ट की बात ही है, तो ऑप्शन ए भी आ सकता है। अगर ये एक्ट के बारे में बात करें तो शेड्यूल ट्राइब ज़्यादातर गांव के इलाके में रहते हैं, तो हो सकता है पंचायती राज भी ऑप्शन आ जाए। गांव आया तो रूरल डेवलपमेंट भी आ सकता है, और ट्राइबल आया तो ट्राइबल मिनिस्ट्री भी बात आ सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो आपको कोई तुक्का नहीं मारना है, आपको ऐसे क्वेश्चन स्किप कर देने हैं, और स्किप करने से अच्छा है सबसे पहले उसको पढ़ के रखें। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, ट्राइबल मिनिस्ट्री देखती है कि फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते हैं उनको उनका हक मिले। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। लास्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है कि विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट, किनकी बात करते हैं? यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहला स्टेटमेंट्स, गोपाल स्वामी अय्यंगर कमेटी कब बनी थी? यह बनी थी 1949 के आसपास। गोपाल स्वामी अय्यंगर कमेटी सजेस्टेड दैट अ मिनिस्टर एंड अ सेक्रेटरी बी डेजिग्नेटेड सॉली यानी कि स्वतंत्र संप्रभु की बात कर रहे हैं, फॉर परस्यूइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड प्रमोटिंग इट। ठीक है, दूसरा सेंटेंस बता रहा है इन 1970s द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल was constituted on the recommendation of the Administrative Reforms Commission 1966 and this was placed under the Prime Minister charge। देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपको लगेगा कि सर यूपीएससी इतना ज़्यादा डीप जाके क्वेश्चन क्यों पूछती है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह क्वेश्चन जिस भी साल आया था, पिछले 2-3 सालों में सिविल सर्विसेज रूल्स के बारे में जो चेंज लाया गया है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है। सिविल सर्विसेज जो कि आपका एक ड्रीम है वह आता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंतर्गत, और वो कब एस्टैब्लिश हुआ, वह डिपार्टमेंट कब स्थापित हुआ, उसके बारे में ये क्वेश्चन बना के यूपीएससी ने आपको पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं कि हमें पूछा है क्या? हमें पूछा है करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस क्या बताया हुआ है कि गोपाल स्वामी अय्यंगर कमेटी ने मिनिस्टर और सेक्रेटरी को सॉली किया था, यानी कि उनको पूरी की पूरी स्वतंत्रता की बात की थी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते, क्योंकि उन्होंने पूरी गवर्नमेंट को एक यूनिट की तौर पे देखने को बताया था। तो हमारा पहला सेंटेंस गलत साबित होता है। दूसरा सेंटेंस, द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966। यहाँ तक तो सेंटेंस सही है, लेकिन जो आखिरी लाइन उन्होंने ऐड किया उसी में जो भी है वो बात बन गई है। उन्होंने क्या बताया है कि दिस वॉज प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर चार्ज। बिल्कुल गलत बात है, उनको कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर डाला था। तो यहाँ पे हमारा दूसरा सेंटेंस भी गलत साबित होता है। तो दोनों सेंटेंस हमारे गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन डी, यानी कि नाइदर वन नॉट टू करेक्ट। ठीक है, चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहे। हम फिर से मिलते हैं हमारे इस वीडियो की सीरीज में अगली बार। चलिए तब तक थैंक यू।